सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हम लोग का रहने वाला है निट्टो सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7। कल हम लोगों ने किया था लेक्चर नंबर 6 और आज जो है डिफरेंट टाइमिंग पे हम लोग का आज लेक्चर हो रहा है, ठीक है। और आपको रीज़न तो पता ही होगा क्यों। चलिए, गुड इवनिंग सबको। बुक कब आ रही है? गुड इवनिंग। और निट्टो की नोट्स हिंदी में भी प्रोवाइड करा दीजिए प्लीज़। मुकेश कोई बना नहीं रहा है ना अभी, ठीक है। इंग्लिश के मुझे मिले थे तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर निट्टो सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 और उसका ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये तो 11th लिखा हुआ है, पहला होगा, ठीक है, पर डबल 1 हो गया। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट और ऑल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इज और आर करेक्ट। स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर दीजिए। किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, नए स्टेट को क्रिएट करना है। अब नए स्टेट को क्रिएट करना, अबॉलिश करना, एक स्टेट को बाइफरकेट करना, ये सब किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये सारी चीज़ों से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट डील करता है दैट इज़ पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो किसकी बात करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। अब इस पार्ट नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 दैट इज अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ है, जिसमें आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इस यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? इस यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है, या फिर यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं करेंटली 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, दे डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। ये सारी चीज़ें आपको पता है ना कि इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये यूनियन से सिसीड कर सकें, अनलाइक इन यूएसए। सेकेंड जो आर्टिकल है दैट टॉक्स अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये किसकी बात करता है? स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। और जो आर्टिकल नंबर 3 है ये बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये किस आर्टिकल में आएगा? देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का मतलब है जो अभी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, यानी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है इसको तोड़ना है, कोई नया स्टेट क्रिएट करना है, किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री को ऑल्टर करना है, ये सारे जो काम आप एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ करेंगे। एग्जिस्टिंग स्टेट का मतलब है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे यूपी है, इसे तोड़ के बनाया गया आपका उत्तराखंड, एमपी से तोड़ के बनाया गया छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये बिहार से तोड़ के बनाया गया झारखंड। तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट से तोड़ के नए स्टेट बनाए गए हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 3 में आएंगे, अनुच्छेद नंबर 3 में। अगर हम आर्टिकल नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जिसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का हिस्सा बना रहे हैं जो पहले इंडिया का टेरिटरी का हिस्सा नहीं थी, तो आप आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम फॉर मे क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट और ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, तो आर्टिकल नंबर 3 आएगा। और जो आर्टिकल नंबर 4 है, अब आर्टिकल नंबर 4 हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी हम जो ये सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तभी हम समझ पाएंगे। आर्टिकल 4 ये बोलता है कि आप जो आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत जो भी चेंजेस करोगे, जो भी बदलाव करोगे, that will not be treated or will not be dealt as amendment under article 368, अनुच्छेद 368 के तहत इनको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अब क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसके तहत जो आप चेंजेस करोगे वो आप सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हो, इसलिए। और सिंपल मेजॉरिटी के जो अमेंडमेंट्स होते हैं उनको एक्चुअल में अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डील किया जाता है, इसीलिए उसको हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मानते ही नहीं है।
जैसे आपने सुना होगा कि 104th अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट, 106th अमेंडमेंट, जिससे कि आपको पता है कि 1/3 सीट्स आपके लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व की गई हैं वुमेंस के लिए। तो वो नंबर नहीं बनता है अगर सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अमेंडमेंट होता है तो। कमेंट में बताइए कि जो अमेंडमेंट है जो आर्टिकल 368 में है, ये किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है और किस कंट्री से हमने इसको बोरो किया है। तो आर्टिकल 368 के तहत सिर्फ 2 तरह के अमेंडमेंट आते हैं। एक तो वो जो स्पेशल मेजोरिटी से किए जाए यानी कि विशेष बहुमत से, और दूसरे वो जिसमें कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, और इसके अलावा सभी स्टेट से नहीं, एटलीस्ट हाफ ऑफ दी स्टेट से पास करवाना है, दैट टू विद द सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत से। सारे राज्यों मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ दी स्टेट से पास करवाना है उसको। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री करने के लिए आर्टिकल 368 से छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रैटिफिकेशन बाई वन हाफ ऑफ दी स्टेट से की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? अभी पता है ना 368 के तहत सिर्फ 2 अमेंडमेंट होते हैं। पहला स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट प्लस एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से रैटिफिकेशन चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। तो आंसर हो जाएगा 3 ओनली। दैट मीन्स द लेजिस्लेशन कैन बी पास बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर 3। और ये भी चीज़ अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, दैट इज कंट्रास्टिंग ऑप्शन। व्हाट डज कंट्रास्टिंग ऑप्शन मीन्स? एनटीपीसी होगा, यस बिल्कुल होगा, ठीक है। तो व्हाट डज कंट्रास्टिंग ऑप्शन मीन्स? कंट्रास्टिंग ऑप्शन का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि स्पेशल मेजोरिटी से होगा, मतलब 368, और ये बोल रहा है कि नहीं सिंपल से होगा। अब यानी दो ऑप्शन तो एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 ओनली। पार्ट की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो अमेंडमेंट से डील करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने लिया कहाँ से है? तो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर थी चीज़? तो पार्ट आपको पता होना चाहिए किस पार्ट में क्या दिया हुआ है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो पार्ट नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो पार्ट नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? पार्ट नंबर 17 में दिया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो आधिकारिक भाषाएं हैं। पार्ट नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? इमरजेंसी दी हुई है, दैट मीन्स कि आपातकाल के बारे में दिया हुआ है। पार्ट नंबर 10 की अगर बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अब देखो पार्ट 5 सबको पता है यूनियन है, पार्ट 6 सबको पता है स्टेट के बारे में दिया हुआ, तो वो नहीं पूछता है। थोड़े से जो नहीं पता होता है वो पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 9 में क्या दिया हुआ है बताइए जल्दी से। जिसमें क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका प्रशासन दिया हुआ है। और पार्ट नंबर 11 की बात करें तो इसमें रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्यों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो दी हुई है। पार्ट नंबर 9 की अगर बात करेंगे तो इसमें पंचायत है। पार्ट नंबर 9A में म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका है। पार्ट नंबर 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति के बारे में दिया हुआ है। एंड यू शुड नो दैट थ्रू विच अमेंडमेंट दीज ऑल पार्ट्स वर एडेड। दीज ऑल पार्ट्स से मेरा मतलब है पार्ट 9 वाले पार्ट। पहले तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, अभी कितने हैं? 25 है। एक पार्ट को हटाया भी गया था, रिपील भी किया गया था, 7th पार्ट था वो, उसको 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 से रिपील यानी कि हटाया गया था। पार्ट 9 को 73rd अमेंडमेंट, पार्ट 9A यानी म्यूनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट, और पार्ट 9B 97th अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स नेवर इंटरसेक्ट, can originate from the same point, can terminate at the same point, can intersect depending on situation, never intersect by the same source। तो ध्यान रखिएगा ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन जो है आपके 6 मार्च को जो सीजीएल मेंस हुआ था 2022 का, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। अब इसको आप कैसे आराम से कर सकते थे? ठीक है, आप इसको आराम से ऐसे कर सकते थे, मतलब उतना आराम से भी नहीं, लेकिन हाँ जो भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, इस वीडियो में थोड़ा सा पहले क्वेश्चन मैंने आपको हिंट किया, एंड दैट इज कि सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन अगर आपको दिख जाए तो आंसर 99% केसेस में उसी में होगा। कैसे? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, दूसरा बोल रहा है कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शंस होते हैं। पहला बोल रहा है कि वो कर ही नहीं सकते, दूसरा बोल रहा है कि कर सकते हैं कभी कभी। तो यानी आंसर A या D में ही होगा। अब आप चुन लीजिए। अब यहाँ पे तो ठीक है 50%, एटलीस्ट 25% पहले आपके चांसेस थे अगर प्योर तुक्का मारते हैं, लेकिन अभी तो डबल हो गए ना, 50% चांसेस हो गए कि आपका आंसर सही होगा अगर आप A और D में गेस लोगे। तो काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है सर, जो भी हम गेस लेते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। तो पहली बात तो उसका आंसर, मतलब पहली बात तो उसका रीज़न ये है कि हम कई बार जो हम गेस लेते हैं और हमारा सही हो जाता है तो हमें लगता है वो तो हमारी नॉलेज के बेसिस पे सही हो गया, वो तो हमें आता ही था पहले, और जो गलत हो गया उसे लगता है ये गेस लिया और देखो वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये पहले हमें ट्रांसपेरेंट रहना होगा पहला। दूसरा, आप इस चीज़ को मॉक में लगा के कर करके देखिए। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट
तो आप मत लीजिए फिर एक्चुअल एग्ज़ाम में। बट मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से जीएस रहता है उस हिसाब से नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपको बढ़ाने चाहिए उसमें आपको, ठीक है। और बढ़ाने के लिए आपको वो चीज़ सीखनी होगी मॉक्स में। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। और ऐसा इसमें देखो आपको 2 पोल इसमें बनाए जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये इस तरह से डिपिक्ट किया जाता है कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। ये एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया है, ऐसा होता नहीं है, ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया है कि नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये आपकी क्लोज लूप के फॉर्म में होती हैं, क्लोज लूप के फॉर्म में, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूअस कर्व होते हैं, आप देख सकते हैं क्लोज्ड है ये, ठीक है, कहीं से भी ओपन नहीं है, कॉन्टिन्यूअस कर्व है, कहीं पे ब्रेक नहीं है। एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन मतलब स्ट्रेंथ तो दिखाती ही है मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ ले लूँ और यहाँ पे स्ट्रेंथ ले लूँ, ये पॉइंट ए ले लूँ और पॉइंट बी ले लूँ, कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम स्ट्रेंथ तो बताते हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बता देते हैं। और डायरेक्शन जो होता है अगर कहीं पे इंटरसेक्ट कर गई तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे और वो कभी हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है वो। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट यानी आपस में कट नहीं सकती हैं। पॉइंट बी में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि जहाँ पे क्लोज्ड होंगी लाइन्स जो हैं आपस में पास होंगी तो वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये क्या है? ये सॉलिनॉइड है जिसको हिंदी में परिनालिका बोलते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारा स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसकी वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो सर्कुलर नेचर की बनती हैं, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हम किससे निकालते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकें। जो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनती है वो सर्कुलर नेचर की बनती हैं। तो ये डायरेक्शन हमें कैसे पता चलता है, कौन से रूल से पता चलता है? और ये जो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कैसे करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहली बात तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी घटेगी, पास में ज़्यादा होगी, सिंपल, ठीक है। और जैसे ही अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट, या तो करंट उधर जा सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से, थंब नहीं है यहाँ पे, थंब वंब जो है वो फ्लेमिंग के में है। फ्लेमिंग का लेफ्ट वाला फोर्स और राइट वाला करंट वो हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, इज दैट क्लियर? तो उसी तरह अब एक सर्कुलर टर्न को ले लेते हैं। सर्कुलर टर्न जैसे कि मान लेते हैं ये है ना, ठीक है, ये सर्कुलर टर्न को ले लेते हैं, तो इसकी वजह से भी ऐसे सर्कुलर होंगी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये सर्कुलर टर्न्स को क्या करें हम, एन मतलब कि मल्टीपल सर्कुलर टर्न बना दें। और एक चीज़, जब एक सर्कुलर टर्न होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर कभी पूछे कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दूं, 1 की जगह 2 कर दूं, 2 की जगह 4 कर दूं, 4 की जगह 8 कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो भी डबल हो जाएगी। 2 से अगर आप 4 में टर्न्स में जा रहे हैं तो 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थी वो 4 में डबल हो जाएगी। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड होता है जब आप ऐसे टर्न्स लेते रहते हो, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड, परिनालिका बोलते हैं हिंदी में। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कैसे होती है, इनसाइड। तो अंदर जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है और मैक्सिमम होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं पे सोलेनॉइड में देखने को मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो वो अंदर होगी उसके, और दैट वुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक समान होगी, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, अंदर ले लो क्या, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये अंदर जो है मैक्सिमम होगी। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर इसके अंदर हम एक मैग्नेट घुसेड़ दें इसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब एक मैग्नेट मतलब एक आयरन की रॉड घुसेड़ दें, नॉट मैग्नेट, एक आयरन की रॉड घुसेड़ दें मतलब अंदर डाल दें इसके सोलेनॉइड के, तो वो बिहेव करने लगेगी एज मैग्नेट और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इज दैट क्लियर यहाँ तक? और कमेंट आपको बताना है हु गेव द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसने दिया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जल्दी से बताइए। हाँ जी, ओके, पैरेलल लाइंस। In which of the following phylum would you place an animal with a bilateral symmetry, triploblastic body without a true internal cavity? अब ये अगर तुम क्वेश्चन ना कर पाए ना, सही बता रहे हैं
क्या करेंगे तुम्हारे साथ, हॉकी रखी मेरे सामने, यहीं से हॉकी फेंक के मारेंगे तुम्हें हम, ठीक है क्योंकि ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में, और ये मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा चार्ट मैंने आपको बताया था। कैसे याद करवाया था मैंने याद करवाया था कि भाई पोको सिटी है एक, बाकी यार वो सब आपको पता है कि हमारे 5 किंगडम्स होते हैं। आर.एच. व्हाइटेकर ने इसको क्लासीफाई किया था पूरे लिविंग वर्ल्ड को, पॉरीफेरा, ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा, क्या बोल रहा हूँ, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। तो एनिमेलिया के अंदर जो फाइलम आते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसको कि हमने याद किया था कि पोको सिटी में प्लेटें तोड़ी जा रही हैं। प्लेटें कौन तोड़ रहा है? प्लेटें ये क्या, एस्चेलमेंथिस को निमाटोडा बोलते हैं, ठीक है, निमाटोडा। तो उसको तोड़ा करके याद कर लिया। कौन तोड़ रहा है? अन्ना तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, वो गोलू मोलू सा है, उसको चिनचिनाहट सी हो रही है, ठीक है, तो इसलिए वो चोरी कर रहा है। ऐसे करके हम लोगों ने याद किया था। अब ऐसे करके ही क्यों याद किया था, क्यों ये पर्टिकुलर हमें जो ऑर्डर इसको फॉलो करना चाहिए? बिकॉज अगर आप ये पूरा चार्ट ना भी देखें, छोड़ दो उसको, ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें याद की थी? हमने कुछ बेसिस लिए थे डिवीजन के, जैसे कि हमने लिया था सबसे पहले तो क्या हमने लिया था, डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि उसमें 2 जर्मिनल लेयर्स हैं, एक तो अंदर वाली जिसको कि एंडोडर्म बोलते हैं, और एक बाहर वाली जिसको कि हम बोलते हैं एक्टोडर्म। और अगर किसी में बीच वाली लेयर भी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म, तो उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, राइट। तो डिप्लोब्लास्टिक जो होता है, डिप्लोब्लास्टिक वो सिर्फ हमें पोको सिटी में देखने को मिलता है। दैट मीन्स पोरीफोरा, सिलेंटेट और टीनोफोरा को छोड़ के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक हैं, बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सिमेट्री बॉडी में, सिमेट्री हमने देखा था ज़्यादातर में हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है, एक्सेप्ट फ्यू। जैसे पोरीफोरा आपका एसिमेट्रिकल नेचर का होता है, एसिमेट्री मतलब कोई सिमेट्री नहीं। देन इसमें इन दोनों में रेडियल और एचिनोडर्मेटा में रेडियल, बाकी सब में बायलेटरल है, ठीक है। तो ये आसानी हो जाती है, हमें सिमेट्री हमें अलग अलग नहीं याद करनी पड़ती है, ठीक है, बाकी सब बायलेटरल सिमेट्रिकल है। सीलॉम की बात कर ले, यानी कि उनमें ट्रू कैविटी है या नहीं है, तो वो भी बड़ा आसान हो जाता है। श्रू के 4 में एब्सेंट होगा, एस्चेलमेंथिस यानी निमाटोडा में सीडोसिलोमेट होगा। सीडोसिलोमेट का मतलब होता है कि ट्रू सीलॉम नहीं है, फॉल्स सीलॉम है। उसके बाद सब में ही सीलोमेट देखने को मिलेगा। इनको बोल देते हैं असीलोमेट, जिनमें सीलॉम नहीं होता है, और जिनमें होता है उनको सीलोमेट। तो ये एज अ जो निमाटोडा है एस्चेलमेंथिस है, ये एज अ ट्रांजिशन बिहेव कर रहा है। उसके पहले वाले किसी में नहीं है, उसके बाद वाले में सब में है। तो ये हमें ऑर्डर याद हो जाता है। तो क्या हमें अलग से सब में इंडिविजुअली याद करना पड़ेगा क्या, जितने ये सब पॉरीफेरा सब से लेके कोडेटा तक लिखे हुए हैं? क्या सब में अलग अलग बायलेटरल सिमेट्री याद करनी पड़ी हमें? क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक याद करना पड़ा? क्या कैविटी के बारे में याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा। क्यों? ऑर्डर याद कर लिया और ऑर्डर से अपने आप काम बन गया, सिंपल, ठीक है। तो बायलेटरल सिमेट्री है, इसमें तो होती ही नहीं, इसमें तो रेडियल होती है, और सॉरी इसमें तो अगर हम देखें तो इसमें एसिमेट्रिकल है, इसमें तो कोई सिमेट्री होती ही नहीं है, ठीक है। और इसमें तो रेडियल सिमेट्री है। अब बायलेटरल सिमेट्री तो भाई इसमें भी होती है और इसमें भी होती है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो भाई पोको सिटी को छोड़ के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो दोनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। कैविटी की अगर बात करें तो भैया कैविटी इसमें नहीं होती, सीलॉम में नहीं होती। प्लैटिहेलमिन्थिस के बाद निमाटोडा आता है, एस्चेलमेंथिस जिसमें जो सीडोसिलोमेट होता है, और उसके बाद सब में है, एनालिडा में होगा। अब जल्दी जल्दी रिकॉल करें क्या क्या पढ़े हैं। पॉरीफेरा को क्या बोलते हैं? पॉरीफेरा को बोलते हैं, इसमें पोर्स होते हैं, स्पॉन्ज सेल होती हैं। अच्छा बताओ जल्दी से कि फ्लेम सेल्स किस में होती हैं? फ्लेम सेल्स किस में होती हैं? फ्लेम सेल्स। कॉलर सेल्स किस में होती हैं? कॉलर सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स किस में होती हैं? पॉरीफेरा को हम एक इसमें एग्जाम्पल होता है ग्लास स्पॉन्ज, जो यूपटेला होता है ना, यूपटेला वो ग्लास स्पॉन्ज होता है। प्लेटी लेटी हुई बॉडी है इनकी, फ्लैट वर्म्स इनको बोलते हैं। फ्लैट वर्म्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? टेप वर्म इसका एग्जाम्पल है, लिवर फ्लूक इसका एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया प्लेन है, फ्लैट है, प्लेटिहेलमिन्थिस। जो प्लेनेरिया होता है वो फ्री लिविंग होता है, जो लिवर फ्लूक होता है वो आपका क्या होता है, वो परजीवी पैरासाइट होता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर। और यहाँ पे मैंने पूछा था फ्लेम सेल्स किस में होती हैं, तो जो फ्लेम सेल्स होती हैं ना वो होती हैं आपकी किस में? प्लैटिहेलमिन्थिस में। ये एक्सक्रीटरी सेल्स की तरह बिहेव करती हैं, किडनी की तरह बिहेव करती हैं प्लैटिहेलमिन्थिस फाइलम में। कॉलर सेल्स जो होती हैं वो पोरीफेरा में होती हैं, और जो स्टिंगिंग सेल्स होती हैं वो निडेरिया में होती है, क्योंकि ये स्टिंग करते हैं। ये स्टिंग मतलब कि एक डंक सा चुभोते हैं ये, कौन? जो हमारे निडेरिया फाइलम है। ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं एकदम अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में नहीं लिख रहा हूँ। और आप सुंदर हैंड राइटिंग के लिए नहीं, यहाँ पे कंटेंट के लिए आए, तो वो थोड़ा सा मेरा वो रहेगा नहीं, ये ठीक बात नहीं। क्या ठीक बात नहीं भाई?
ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर। और एनालिडा की अगर बात करें तो इसमें हमारे जो अर्थवर्म हो गए, लीचेस हो गए, ठीक है, वो सब आते हैं। इनकी बॉडी में क्या देखने को मिलता है, जल्दी से बताएंगे। इनकी बॉडी में, एनालिडा की बॉडी में क्या देखने को मिलता है, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और निडेरिया का एक एग्जाम्पल कोट कर दीजिए जल्दी से, निडेरिया का, ठीक है। तो इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, इन्हीं सिर्फ दो में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है और कहीं पे आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है, इसका सबसे बड़ा क्लास इंसेक्टा होता है। जॉइंटेड लेग्स होते हैं। जॉइंटेड लेग्स के अलावा इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। और बस, ठीक है। मोलस्का जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इतनी ढेरों सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ रखी हैं। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो बैच की क्लास को मैंने फ्री कर रखा है। FRB तो पढ़ा ही हुआ है, आप एक दिन बैठिए और उसको पूरा देख जाइए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट हो जाएंगी। यहाँ पे मैं इस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ कि भाई आप Tier 1 क्वालिफाई करके आ रहे हो, मेरे से पढ़ के आ रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपको काफ़ी चीज़ें पता हैं। वैसे भी मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ। जैसे कोर डेट में क्या होता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि जैसे हम ह्यूमंस भी कोर्डेट्स होते हैं, तो हमें स्पाइनल कॉर्ड होता है। और इनको जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं इनको हम, ठीक है। इनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, कौन, कोर्डेट्स को। जो हमारे एस्टेलमेंथिस होते हैं, इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। जो एचिनोडर्मेटा, चिनचिनाहट हो रही है, चिनचिनाहट कब होती है, जब हमें बहुत सारे स्पाइंस देखने को मिलते हैं, यानी कि कांटे देखने को मिलते हैं। तो ये स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनके स्किन में स्पाइंस होते हैं। During respiration in human beings, the actual place of gaseous exchange is bronchi, nasal passage, alveoli या फिर ट्रैकिया। अब रेस्पिरेशन किस तरह की रिएक्शन है, जरा कमेंट में आप बताएंगे। रेस्पिरेशन होता क्या है? तो रेस्पिरेशन वो मेथड होता है जिससे हमारी बॉडी को, जो बॉडी एनर्जी, एक तरह से जो हमने खाना खाया है, जो किस फॉर्म में स्टोर होता है, जरा बताएंगे कमेंट में, उसको ब्रेक डाउन करती है एनर्जी के फॉर्म में। तो खाना हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, उनकी बॉडी में स्टार्च के रूप में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो अब जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक इसलिए होती है बिकॉज हीट निकलती है, इसमें ऊष्मा निकलती है। अब अगर हम रेस्पिरेशन की पूरी की बात करें तो हम जैसे सांस लेते हैं, सभी लोग डीप ब्रीथ करेंगे जल्दी से। तो कैसे गया होगा ये हमारा, जो हमने डीप ब्रीथ किया नोज से, तो नेजल पैसेज में। देन ये गया होगा आपका फेरिंग्स में। फेरिंग्स में आपका खाना और हवा दोनों जाते हैं, खाना और हवा दोनों जाते हैं, यू शुड नो दैट। खाना और हवा यहाँ पर दोनों जाते हैं। बट इसके बाद एपिग्लॉटिस जो होता है वो खाने को ट्रांसफ़र कर देता है ईसोफेगस की तरफ, जिसको कि हम बोलते हैं फूड पाइप या फिर आहार नली, सॉरी ग्रास नली। और उसके बाद जो हमारा विंड है वो चला जाता है किसके पास, विंड चला जाता है लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। इसी के बेसिस पे जो है वॉइस में की जो पिच और हम बोल सकते हैं जो इसकी लाउड जो एम्पलीट्यूड है वो डिफ़र करता है। यू शुड नो दिस, ये फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं कि जो वॉइस की जो पिच है वो किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और वॉइस का जो लाउडनेस है, जिसको कि हम किस में मापते हैं, इसकी SI यूनिट क्या है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो अब इसके बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जाएगा, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ट्रैकिया, जिसको कि हम बोलते हैं विंड पाइप। ये जो लाइन से आप देख पा रहे हैं, लाइन से आप देख पा रहे हैं, ये लाइन्स क्या हैं, तो लाइन्स को बोलते हैं रिंग्स। किसकी रिंग्स, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है हमारा, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो बोन की तरह हार्ड नहीं होता, स्किन की तरह सॉफ्ट नहीं होता वो, ठीक है। ट्रैकिया के बाद यहाँ पे जो ट्रैकिया है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे, और ब्रोंकियोल्स में अटैच्ड होते हैं ये एल्वेलाई, जहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आप एक पार्ट देख पा रहे होंगे। पहले तो ये बताइए कि जो लंग्स होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, ठीक है। बायो थोड़ा हिंदी में पढ़ाया करो सर, ओके, ठीक है। और कार्टिलेज और कहाँ मौजूद होता है, तो जो हमारे कान है वहाँ पे मौजूद है, जो हमारी नोज़ है वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। डायफ्रैग्म होता है ये, और ये लंग्स हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो यू शुड नो दिस कि डायफ्रैग्म नीचे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स फूल जाते हैं, लंग्स में एयर भर जाता है, जिसकी वजह से उनको स्पेस देने के लिए डायफ्रैग्म नीचे की तरफ जाता है। जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्रैग्म ऊपर की तरफ आता है। एंड यू नो दिस कि जब हम इनहेल करते हैं तो जितनी ऑक्सीजन जाती है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हम जब एक्सेल करते हैं तो निकल जाती है। क्या आपको भाई ये बात पता है? जरा कमेंट में बताएं कि कितनी परसेंट ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस से बात है 21% ही जाएगी, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं, ठीक है, तो कितनी परसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलती है?
अगला क्वेश्चन करिए, इसको ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, आराम से पढ़ के सारे स्टेटमेंट। सर भाई बुक आ जाएगी, मैं आपको जैसे ना था अगले हफ्ते फॉर श्योर आ जाएगी, 100% पक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अभी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। COP20, कॉप का मतलब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो क्लाइमेट चेंज की होती है, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई 28 वाली, वो न्यू दिल्ली में हुई नहीं, ये UAE में हुई थी, तो पहला वाला गलत, ठीक है, मान लेते हैं नहीं पता आपको। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि पहली जो UN क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है वो 1995 में हुई थी, नहीं पता है, हमें मान लेते हैं। द फर्स्ट UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस, में कुछ नहीं पता है हमें। इतना तो हम ये बोल सकते हैं स्टेटमेंट B और C को पढ़ के कि पहली UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस एक जगह हुई होगी, या तो वो 19, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपका वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1995 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे प्लेस लिखा होता तो B और C में कोई एक होता, खैर कोई नहीं। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये तो गलत है, और जो पहली UN की क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1995 में हुई थी, बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में, तो ये तो सही है, ना कि पेरिस, फ्रांस में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से हटा, B होके ही रहेगा, तो ये भी हटा, ठीक है, और A होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिकॉज ये UAE में हुई थी, दैट मीन्स ओनली B। जल्दी से बताइए कि जो COP29 होगी ये कहाँ पे होगी अभी नवंबर के मंथ में, और जो COP30 है दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, ये कहाँ पे होगी। तो अगर हम बात करें, मैंने क्या आपसे यहाँ पे पूछा था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या हमारा कॉम्पोजिशन होता है, तो इनहेलेशन के टाइम पे तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है? इनहेलेशन के टाइम पे इसलिए आसान है क्योंकि भाई जो भी हमारा एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन होता है, जैसे नाइट्रोजन 78% होता है, आपको पता है ना, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो 0.037% होता है। तो ये कॉम्पोजिशन होता है गैसियस जब हम इनहेल करते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो नाइट्रोजन पूरी की पूरी निकल जाती है 78%, ऑक्सीजन निकलती है रफली 16%, और कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान रखिएगा ये 4% निकलती है, कहीं पे आपको 4.4% भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जितनी निकलती है उससे ज़्यादा तो आपकी ऑक्सीजन ही निकल जाती है एक्सहेलेशन के टाइम पे, ठीक है। COP29 की अगर बात करेंगे तो अज़रबैजान बाकू में होगी। भाईजान नहीं है, भाईजान, और सुना है भाईजान आजकल काफ़ी डर का माहौल है, कोई सिद्दीकी करके मार दिया गया है और भाई में काफ़ी डर है। लॉरेंस बिश्नोई ने क्या लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना। तो COP30 यहाँ पे ब्राज़ील में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन बीइंग सर्टेन केमिकल्स विच क्रॉस द साइनैप्स बिटवीन द नर्व सेल्स आर कॉल्ड रिलीज फ्रॉम। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ, पता नहीं बताया तो आप देख लीजिए। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया किसने था, जरा कमेंट में बताएंगे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं जो मैंने आपको बोला है, क्या बोला है मैंने आपको, कि अगर आपने जो भी सीरीज़ करी है, FRBP की सीरीज़ जो भी करी है आपने, तो उसमें मैंने आपको पक्का बताया होगा कि जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की डिस्कवरी है वो कैमिलो गोल्गी ने करी है। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मतलब आप ढंग से आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको करना है। अब ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है जो कैमिलो गोल्गी ने अपनी ब्लैक इंक रिएक्शन से डिस्कवर किया था। इसमें होता है ये, जो आप ये पर्टिकुलर इस तरह से देख पा रहे हैं ब्रांचेस, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स हैं ये। डेंड्राइट के अंदर जब आप जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, साइटोन या फिर सेल बॉडी। इसके बाद ये जो लंबी सी आपको टेल दिख रही है, पूंछ सी दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सन। और जहाँ पे एक्सन खत्म हो रहा है उसको एक्सन टर्मिनल बोलते हैं, एक्सन टर्मिनल। फिर ऐसा ही दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे अटैच्ड होगा, और दूसरा न्यूरॉन को जो डेंड्राइट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे अटैच्ड होगा, और ये जो न्यूरॉन क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा कहाँ से कहाँ तक, ये आपके सिनैप्टिक टर्मिनल बोल लीजिए, या फिर एक्सन टर्मिनल बोल लीजिए, या फिर नर्व एंडिंग बोल लीजिए, मतलब कुछ भी आप बोल लीजिए, मतलब एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, टर्मिनल है ये। तो यहाँ से उछल के इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाएगी। एक न्यूरॉन का ये जो एंडिंग है टर्मिनल है, सिनैप्टिक टर्मिनल, और दूसरे का डेंड्राइट है, इसके बीच का जो गैप होता है ना उसी को बोलते हैं साइनैप्स। तो सर्टेन केमिकल्स विच क्रॉस द साइनैप्स बिटवीन नर्व सेल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम, तो ये रिलीज होते हैं आपके नर्व एंडिंग से, और जाते किसके पास है, डेंड्राइट के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा हीट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक यौगिक नहीं है, ट्रोपोलेन, फ्यूरेन, थायोफीन या फिर पेरिडीन। Now what are these heterocyclic
एरोमेटिक कंपाउंड। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कि आप ये समझ सकते हो, दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। और रही बात अगर एरोमेटिक कंपाउंड की, तो बेसिक लैंग्वेज में जिनमें अरोमा होता है, स्मेल होती है। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे काम करता है एरिक हकल रूल। एरिक हकल रूल ये बोलता है कि कोई भी आपका कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, तो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स ये हैं। जो 4 यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं उसमें से ये आपका पिरिडीन है। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, ये कार्बन है। सर कहाँ लिखा हुआ है कार्बन? जहाँ लिखा नहीं है उसका मतलब कार्बन ही है वो। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। जो जो आपको ये एजेस दिख रही हैं वहाँ पे, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, इसको बोलते हैं थायोफीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब में कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है। बट यहाँ पे कार्बन के अलावा पूरी रिंग में कुछ और है ही नहीं। पूरी रिंग की बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो है ट्रोपोलोन है। क्या है ये जो लास्ट में? ट्रोपोलोन इसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और होता है, जरा बताना कमेंट में कि ये क्या है, वॉट इट इज, इसको क्या बोलेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलो, एनिलीन नहीं है भैया, एनिलीन नहीं है वो, ये है, ये पायरॉल है। ठीक है, इट इज पायरॉल। दिस इज वॉट यू आर सेइंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करी थी हेनरिक हर्ट्ज ने। हेनरिक हर्ट्ज वही जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है। मैंने आई थिंक लाउडनेस की पूछी थी, तो लाउडनेस की एसआई यूनिट डेसिबल होती है। तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी जब कांग्रेस बनी थी, उससे 2 साल बाद। बताइए जरा कब डिस्कवरी करी थी? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं किसी मेटल सरफेस में, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है कि इसकी औकात कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, मतलब कि देखो मैंने इसमें डाला मेटल सरफेस पे सनराइज लाइट रे को डाला, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुए, दैट मीन्स कि इसकी जो हम बोल सकते हैं कि वेवलेंथ है वो काफ़ी कम है। वो वेवलेंथ या वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिस पे कि इससे जस्ट इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे मैंने डाल रहा हूँ निकल रहा है, और मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया और निकल गया इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा का ऐसा यूनिट होता है मीटर। अभी सीजीएल के टियर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरह से, जिसमें कि आपका v = n लैम्डा जो फॉर्मूला है ये यूज़ में आ रहा था। v का मतलब वेलोसिटी होता है, n का मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने वो वेवलेंथ डाली तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के एकदम बैठ जाएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स अगर चलना है, मतलब इसको थोड़ा उड़ाना है, तो और अब हम इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर बढ़ाएंगे। कितनी जोर का उड़ेगा, कितनी ज़्यादा एनर्जी उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी तो हेनरिक हर्ट्ज ने करी थी इसकी, इस फेनोमिना को मतलब थोड़ा सा डिस्कवर किया था, बट मेन जो इसमें काम किया था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, जिसको लेके इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिलता है। इन्होंने आपको पता है कि रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, जिसको हम सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन इसको लेकर इनको कभी नोबेल प्राइज़ मिला नहीं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसके साथ मिलके बोसॉन्स की डिस्कवरी करी थी? बोसॉन्स क्या होते हैं? बोसॉन्स आर द 5th स्टेट ऑफ मैटर। ये होते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का 5वां हम बोल सकते हैं कि रूप होता है ये बोसॉन्स। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा। जब हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो प्लाज्मा आयोनाइज हो जाती है गैस, प्लाज्मा बोलते हैं। जब किसी गैस को हम बहुत ज़्यादा कूल डाउन कर देते हैं, कितना कूल डाउन कर देते हैं, उसको हम पहुँचा देते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे अगर हमने उसको पहुँचा दिया तो वो उसके बोसॉन्स बन जाएंगे। और सबसे पहले बोसॉन्स, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस जी ने बोसॉन्स की डिस्कवरी, मतलब बोसॉन्स के बारे में सिर्फ बताया था, बोसॉन्स बना नहीं पाए थे। वो बनाने का काम किसने किया था, जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फॉर ईच मेटल, और किस गैस के एटम के बनाए थे? देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच दिस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, एट अ फ्रीक्वेंसी
ठीक है, न्यू मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर दैन न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। गलत बात है भाई, आप जैसे जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी। सर काइनेटिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन उड़ेगा ना, मोशन होगा, तो जब किसी चीज़ में मोशन होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², जो कि लीनियर मोमेंटम से इस तरह से रिलेटेड है, यानी कि अगर आप वेलोसिटी या फिर लीनियर मोमेंटम को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विद क्वाड्रपल, यानी कि वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, और बाकी तो आपके सही है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। उसकी इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। और बोसॉन्स की अगर बात करें, सबसे पहले बने थे रुबीडियम के एटम्स के, रुबीडियम के एटम्स बने थे और एरिक कॉर्नेल और कार्ल वी मैन ने इसको बनाया था। एरिक कॉर्नेल और कार्ल वी मैन ने इसको बनाया था। ठीक है, वी मैन, इसको लेके इनको नोबेल प्राइज़ ही मिला था। इस चीज़ की डिस्कवरी तो इन लोगों ने 1995 में करी थी, 1995 में करी थी, लेकिन यहाँ पे मैं नोबेल आई थिंक किसी ने लिखा नहीं, 1995 तो सबने लिखा है, ध्यान रखिएगा 2001 में। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब है 0 केल्विन, दैट मीन्स -273.15 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म। निषेचन के बाद बीजांड और अंडाशय विकसित होकर क्या बनते हैं? सीड एंड फ्रूट रेस्पेक्टिवली, फ्रूट एंड सीड रेस्पेक्टिवली, सीड एंड फ्लावर रेस्पेक्टिवली, डीजेनरेटेड ओव्यूल एंड सीडलेस फ्रूट रेस्पेक्टिवली। फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक फूल में, और जो फूल होता है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक पेड़ का। और ये आई थिंक हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो फूल होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि नहीं निट्टो में? क्या ये निट्टो में हो चुका है कि नहीं हो चुका है? अगर हो चुका है तो मैं थोड़ा जल्दी से इसको ख़त्म कर दूं। आई थिंक मुझे ऐसा याद, जितना मुझे याद आ रहा है ये हो चुका है। तो प्लीज़ एक बार आप कंफर्म करेंगे क्या कि ये मैंने फर्टिलाइजेशन समझा है कि नहीं समझा है? रिसेंटली वॉच द इंटरव्यू ऑफ एरिक कॉर्नेल। अच्छा, हाँ सर, अच्छा समझा दिया। यस हो गया। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं। हमें पता है कि इसमें मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। मेल ये होता है जो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये होता है फिलामेंट, ठीक है, इसमें लगा हुआ है, उसको एंथर बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे जो लगे हुए हैं पॉलन ग्रेन्स लगे। पॉलन ग्रेन्स जाते हैं ये स्टिग्मा के पास, जो स्टिकी पार्ट होता है, ये स्टाइल से अटैच्ड होता है, और स्टाइल से अटैच्ड होता है ओवरी नीचे। ये तीनों कल मिल के बनाते हैं पिस्टल या फिर कार्पसल, जिसको कि हम फीमेल पार्ट ऑफ द इस पूरा फ्लावर बोलते हैं। जिसमें दोनों होता है उनको हम बाईसेक्सुअल या मोनोइशियस प्लांट या फिर फ्लावर बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ एक मेल या फिर सिर्फ फीमेल होता है उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। एग्जाम्पल, बाईसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस के होते हैं लिली, रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, हिबिस्कस। ठीक है, अब तुमको नहीं याद है तो उसको याद करोगे कि हम देख चुके, बता चुका हूँ हमको पहले। यूनिसेक्सुअल में आते हैं कोकोनट, पपाया, वाटरमेलन, मेज, ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलन ट्यूब बनती है, आपका जाइगोट बनता है, और जाइगोट ये जो ओवरीज हैं, सॉरी जो ओव्यूल्स हैं, जो ये ओवरी में अटैच्ड हैं, इस तरह से ये ओव्यूल हैं, ये यही क्या बन जाएंगे? बीज बन जाएंगे, और ये पूरा जो ओवरी है फ्रूट बन जाएगा। तो सीड और फ्रूट। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रोज इज कॉल्ड एज। एक ही खेत में जब अलग अलग पंक्तियों में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने को क्या कहा जाता है? क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, ऑल्टरनेट क्रॉपिंग या फिर खरीफ क्रॉपिंग। तो भाई खरीफ तो नहीं होगा। खरीफ का मतलब ये होता है कि उसको किस टाइम पे ग्रो किया जा रहा है, किस टाइम पे, मतलब है इसकी बुआई और कटाई का सीज़न क्या है। तो अगर टाइम है बुआई का, बुआई का क्या बोलते हैं, मानसून के टाइम पे है, तो उसको हम खरीफ फसल बोलते हैं। मानसून मतलब जून जुलाई के टाइम पे इसको बुआई होगी खरीफ की, और कटाई होगी अक्टूबर के टाइम पे। इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मेज़ आ जाएगा, पैडी यानी कि राइस आ जाएगी, इसमें आपका बाजरा आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, ग्राउंडनट आ जाएगा, यानी कि मूंगफली और कपास आ जाएंगे। ठीक है, अब इनमें समझो कि क्या अंतर होता है। पहले तो बात तो इसका आंसर ऑल्टरनेट क्रॉपिंग होगा। डिफरेंट रोज पे ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। अब इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग होता है कि एक मेरी फील्ड है ये, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में ये हो रहा है कि आप ऐसे समझ लो कि जैसे अभी इस साल तो मैंने इस पे पूरे खेत पे गेहूँ बोया, अगले साल मैं चने बो दूंगा, अगले साल मैं गन्ना बो दूंगा। इस तरह से बोऊंगा कि जैसे नहीं होता, जैसे मान लेते हैं कि गन्ने को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो जब वो गन्ने को मैं बोऊंगा तो बहुत ज़्यादा पानी खींच लेगा ग्राउंड वाटर से, तो मैं फिर से कोई एक ऐसी फसल नहीं बोऊंगा जिसको कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर की नीड होती हो, कि सो दैट फिर से वो रिप्लेनिश हो जाए। तो इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। और जैसे कि ये एक फील्ड है, इसी में ही मैं एक टाइम पे ही बहुत सारे बीज डाल दूँ, लेकिन ऐसे ऑल्टरनेटिवली मत डालूँ, किसी फिक्स्ड पैटर्न पे भी मत डालूँ, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। समझ रहे हैं आप, भावनाओं को समझिए आप, ठीक है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? व्हाट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग?
व्हाट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है जब आप क्रॉपिंग कर रहे हैं। क्रॉपिंग का मतलब ये होता है, मतलब ऐसे समझ लो एग्रीकल्चर कर रहे हैं आप, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अलावा फार्मिंग भी कर रहे हैं, यानी कि गाय भैंस इन सबको पाल रहे हैं, उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस? दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में पॉजिटिव फोर्स को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? करिए जरा इस क्वेश्चन को। अमित रॉय, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। अब अमित रॉय ने जो लिखा है, अमृत रॉय ने, उससे मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, जरा कमेंट बताइए कि एनिमल जो हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ये किस आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में? DPSP में है कि हमको एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है, हमको मतलब स्टेट को डायरेक्शन जो दिया गया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को जरा हम समझते हैं। पॉजिटिव फोर्स की बात हो रही है दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, और हमें ये बचपन से पता है कि दो लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब सेम तरह के, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, दे रिपेल ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मतलब दूर जाते हैं। देन अगर हम बात करें जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव फोर्स कब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज में, जब दोनों, ठीक है, ठीक, बट ये मैं पक्का बोल सकता हूँ कि जिस तरह से ये बिहेव करेगा उसी तरह से ये भी बिहेव करेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस यहाँ पॉजिटिव और दोनों चार्जेस यहाँ नेगेटिव हैं। दैट मीन्स कि लाइक चार्जेस की यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर? तो ये दोनों सेम तरह से बिहेव करेंगे, यानी कि अगर फर्स्ट आंसर होगा तो सेकंड भी होगा एंड वाइस वर्सा। दैट मीन या तो ये आंसर होगा और ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, दे विल एग्जिस्ट विद ईच अदर, यानी कि दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, बिछड़ नहीं सकते हैं, राइट। तो ये तो सी हो गया तो डी होगा, और डी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भाई जो ये दोनों बिहेवियर दिखाएंगे उससे अलग ही ये बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक चार्जेस की बात हो रही है। मुझे नहीं पता है सर कि लाइक चार्जेस, जब मुझे ये पता है लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, मुझे ये नहीं पता कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं तो वो पॉजिटिव फोर्स होता है कि नेगेटिव फोर्स होता है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, पहला, तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ बेसिक से जो मुझे पता था उसी बेसिस पे मैंने एलिमिनेशन कर दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। और मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक एनिमल हस्बेंड्री का आर्टिकल नंबर 48 होगा, अनुच्छेद नंबर 48 है ना। 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 40 में क्या है? पंचायत है। ठीक है, 43A में क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। 48A में क्या है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, 43B में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको 97th अमेंडमेंट से जोड़ा है। बिल्कुल सही, अंकित ठाकुर ने ऐड किया है। पहले तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये जो हमारा फोर्स होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो ये हम पढ़ते हैं KQ1 Q2 अपॉन R²। ये क्या Q क्या है? चार्जेस का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलॉम होता है। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टू दी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है टू दी डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। और इन्वर्सली कैसा? जो उनके बीच की डिस्टेंस है, उनके सेंटर, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है वो। इसी तरह हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन R²। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जल्दी से बताइए, बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं? ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल। तो नॉट अ रीज़न फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। अब हमें पता है बायोडाइवर्सिटी एक अच्छी चीज़ होती है, बुरी चीज़ होती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जैव विविधता। ये जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। ठीक है, कैसे हम लोगों ने याद किया था? 22 मार्च को हम वाटर डे मनाते हैं, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं, और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी नॉट अ रीज़न फॉर डिक्रीज, मतलब डिक्रीज का रीज़न कौन नहीं है? तो ये बिल्कुल होगा रीज़न। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, एक गंदी चीज़ करोगे, तो एक गंदी चीज़ ही होगी, बिल्कुल। ठीक है, आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सप्लॉइट करोगे बहुत ज़्यादा, लकड़ी काटोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, वही तरह से डिफॉरेस्टेशन, तो भी आपका बायोडाइवर्सिटी कम होगी। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ प्लांट नहीं होता है, एनिमल्स वगैरह, फ्लोरा फौना सब कुछ आता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर।
और इंडिया में कॉमन कोई बता सकता है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये और देखते हैं कितने लोगों को पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? अभी तक कभी मैंने एसएससी में क्वेश्चन तो नहीं देखा, लेकिन यूपीएससी में कभी कभी पूछता है क्वेश्चन। मेंटेनिंग सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? वो ग्रूव्स, वो कुछ पार्ट होते हैं जहाँ पे सेक्रेड का मतलब है अनटच्ड, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उनको अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये इससे तो हमारा बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। एनक्रोचमेंट यानी वन क्षेत्रों में अतिक्रमण करेंगे। अब देखिए साफ साफ पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं, और कोई नेगेटिव चीज़ से पॉजिटिव चीज़ तो हो नहीं सकती है, तो आप इस तरह से इसका क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं। और ज़रा कमेंट बताइए, वेस्टर्न घाट के जो हमारे टेम्परेट जो फॉरेस्ट होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। 18 रिजर्व्स हैं, हॉटस्पॉट नहीं पता है उनका, ओके। जिन लोगों का 4 आंसर है सही है, ठीक है। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, कहाँ पे है मैं बताता हूँ आपको। एक तो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। क्यों बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है? बिकॉज यहाँ पे एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, और शोला यहाँ के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को बोलते हैं। कमेंट में बताइए यहाँ पे किस तरह की रेनफॉल होती है, और यहाँ पे क्यों आपको मतलब एकदम एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। देन आपको जो आपको सेकेंड है वो यहाँ पे है, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तीसरा है आपका सर 3 का आंसर चेक कर लीजिए, अब याद आ रही है 3 की। 3 में क्या दिक्कत है? थर्ड में क्या दिक्कत है? अभी 3 की याद आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम वुड यू प्लेस एंड दैट इज bilateral symmetry triple elastic body and without a true gravity? अरे सॉरी यार, गलती से प्लाटियल मेंथिस की जगह एनालीडा ठीक हो गया। आई एम रियली सॉरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी सही आंसर होगा इसका, ठीक है, वो गलत टिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थे हम लोग, तो 1 2 3 और हिमालयास, ठीक है, 4। एक तो हिमालय, वेस्टर्न घाट, ये जो आपका इंडो बर्मा वाला रीजन है, दैट मीन्स इंडिया और बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, और ये जो है आपका इसको सुंडा लैंड बोलते हैं। सुंडा लैंड मतलब अंडमान निकोबार का थोड़ा सा पार्ट है, और ये जो आपका क्या बोलते हैं इंडोनेशिया वाला पार्ट है, ये इनको दोनों को कलेक्टिवली सुंडा लैंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आता है, तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग करने में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यू ऑल नो कि 1 जनवरी 2015 को बना था, रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। चेयरमैन इसका प्राइम मिनिस्टर होता है, मोदी जी हैं। सीईओ और वाइस चेयरमैन इसमें होते हैं, तो सीईओ या वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, सीईओ इसको BVR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग की अगर बात करें तो ये एक थिंक टैंक है। इसका काम, स्टेटमेंट पढ़िए, और अगर आपने पढ़ ली है ऑप्शन पॉज करके पढ़िए आराम से। इट प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रैटेजिक इनपुट फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या यहाँ पे कोई डेटा फैक्ट है, कुछ ऐसा है जो इसको क्रिटिकल बना रहा है कि गलत हो सकता है? नो, इट फंक्शंस एज अ थिंक टैंक, ये तो हमें बात पता ही होती है। इट मॉनिटर्स एंड इवेलुएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स एज प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिसॉर्ट। नीति आयोग जो राज्यों के बीच के झगड़े होता है उसको देखता है, और ये पहला और आखिरी, यानी कि नीति आयोग ही देखता है झगड़े, और नीति आयोग के अलावा और कोई झगड़े देखता ही नहीं है। एकदम सरासर एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत है, क्योंकि हमें पता है कि ये काम इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट होता है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखता है, जिसको कि उस काम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मूल क्षेत्राधिकार बोलते हैं। किस आर्टिकल के तहत आता है जरा बताएंगे आप कमेंट में। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ये आता है आर्टिकल नंबर 131 में। 129 में क्या आता है, 130 में क्या आता है, और 131 तो बता दिया। 132, 133, 134 में एपेलेट जुरिसडिक्शन आता है, यानी कि अपीलीय क्षेत्र या क्षेत्राधिकार आता है। 141 में क्या आता है, 143 में क्या आता है, जल्दी से बताइए। 140 एक और बता दीजिए, 144 में बता दीजिए। तो 129 में क्या दिया हुआ है? 129 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट के लिए, कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने कोर्ट के डायरेक्शंस द्वारा डायरेक्शन दिए गए डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ईशा वाला मैंने आपको वो दिया था, एक शॉर्ट वीडियो दिया था, उसमें मान लेते हैं कि अभी मद्रास की जो तमिलनाडु की पुलिस है उसको बोला कि आप हमको स्टेटस रिपोर्ट सेंड करेंगे, ना सेंड करा, मद्रास को सेंड कर दिया, तो वो कंटेम्प्ट होगा कोर्ट के उसका, ठीक है। 130 बोलता है कि दिल्ली जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट की सीट होगी, और इसके अलावा अगर कोई सीट डिक्लेयर करनी है दिल्ली के अलावा तो वो CJI कर सकते हैं प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेके।
141 बोलता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा तो वो बाइंडिंग होगा सारे कोर्ट्स में, इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे मद्रास हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया तो वो बाइंडिंग होगा, मानना पड़ेगा। 143 की अगर बात करेंगे तो इसमें एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की सलाहकारी क्षेत्राधिकार दिया हुआ है, और 144 में दिया हुआ है कि ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़, जितनी भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, वो शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि वो एड करेंगी, असिस्ट करेंगी सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैप्टर नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। करिए इस क्वेश्चन को। थ्रू दो कॉफ़ी एंड बोथ टी आर कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप्स देयर इज, और आज कंप्यूटर की क्लास भी होगी, मैं बता दूँ आपको, ठीक है, क्लियर। तो इज सम डिफरेंस बिटवीन देम रिगार्डिंग द कल्टिवेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया आपको बताना है। कॉफी प्लांट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज वेयर टी कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। कॉफी इज प्रोपेगेटेड बाई सीड्स बट टी इज प्रोपेगेटेड बाई स्टेम कटिंग्स ओनली। बताइए जल्दी से। तो कुछ लोगों का सही आंसर आ गया। भूमिका का हाँ, एसएससी एस्पिरेंट्स गलत है, ल्यूसिफर गलत है, विक्की गलत है, पुनादा हरीश सही है, काफ़ी लोग गलत है। अब यार अब कैसे गलत कर सकते हो यार आप? हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ो। कॉफ़ी इज़ प्रोपेगेटेड बाई सीड्स बट टी इज़ प्रोपेगेटेड बाई स्टेम कटिंग्स ओनली। इसका मतलब है कि टी को हम कभी सीड से उगा ही नहीं सकते हैं, सिर्फ स्टेम कटिंग्स ओनली। क्या आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे जो हमारे 5-6 लेक्चर्स हुए हैं, 6 लेक्चर्स हुए हैं, सब में मैंने ये पक्का सा हर लेक्चर में मैंने बात बोली है कि ओनली, ऑल, ऑलवेज, नन, नेवर एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, जनरली गलत होते हैं। पढ़ लीजिए उसको, पढ़ा मैंने कि कॉफ़ी को सीड से प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सट्रीम नहीं। उसमें अगर ये लिखता कि कॉफ़ी इज प्रोपगेटेड बाई सीड्स ओनली तो गलत होता, बट टी इज प्रोपगेटेड बाई स्टेम कटिंग। अगर ये ओनली ना लिखता ना तो ये भी गलत ना होता। स्टेम कटिंग से प्रोपगेट होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि सिर्फ उसी से होता है, जैसे नहीं वो सनी देओल को भड़क गया था किस बात पे कि तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, वैसे टाइप है। स्टेम कटिंग से होता है नो डाउट, लेकिन सिर्फ उसी से होता है, ये गलत बात है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी चांसेस होंगे सीड से होने के तो अपने आप भी गलत हो जाएगा। दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा था ये भी देख लिया करो, करेक्ट कि इनकरेक्ट। तो करेक्ट ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जॉइंस गंगा डायरेक्टली, इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा को सीधा डायरेक्टली ज्वाइन करती है, ऐसे किसी ट्रिब्यूटरी के थ्रू ज्वाइन नहीं करती है? सब कंप्यूटर क्लास क्यों नहीं अपलोड हो रहा है? अरे भाई बत के मतलब कहाँ सोए रहते हो तुम लोग? सीधे इस उठ के चले आते हो क्या किसी भी लेक्चर में? हैं? पिछले हर लेक्चर में बता रखे हैं कि क्यों नहीं हो रही है। आज से रीस्टार्ट हो गई क्लास आपकी, और जो रेगुलर टाइमिंग पे होती है। चलिए, तो सोन इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि चंबल इसको यमुना के थ्रू ज्वाइन करती है, बेतवा भी यमुना के थ्रू ज्वाइन करती है, केन भी यमुना के थ्रू ज्वाइन करती है। तो गंगा का पूरा हम समझ लेते हैं, क्या 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 समझ लेते हैं, पूरा हम इसका बेसिन समझ लेते हैं, कैशमेंट एरिया। अब देखिए, जो गंगा है वो कैसे बनती है? तो गंगा हमें पता है कि दो नदियाँ हैं, भागीरथी और अलकनंदा, इनसे मिलके बनती है। कहाँ पे दोनों मिलती हैं जरा बताएंगे? कौन सा प्रयाग है? भागीरथी और अलकनंदा दोनों, कहाँ इनका मिलन होता है? भागीरथी कहाँ से निकलती है? गौमुख ग्लेशियर से। अलकनंदा निकलती है सातोपंथ ग्लेशियर से। सारे ग्लेशियर में सारे प्रयाग पता होने चाहिए। ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, बीच में और भी बहुत सारी नदियाँ इसको ज्वाइन करती हैं, जैसे पिंडर ज्वाइन करती है, ठीक है, और पिंडर के अलावा मंदाकिनी ज्वाइन करती है। तो कैसे हम लोगों ने याद किया था कि हर नदी अलकनंदा से ही मिल रही है, चाहे वो पिंडर हो चाहे मंदाकिनी हो। तो पीके याद किया था, पीके मूवी, तो ये कर्ण प्रयाग हो जाएगा। एमआर याद किया था, एमआर एक पोस्ट होती है, तो ये रुद्र प्रयाग हो जाएगा, ठीक है। बीड़ी याद किया था, और बीड़ी जरा बताओ किसकी पत्ती से बनती है? ये भी अभी सीजीएल टीआरएल में क्वेश्चन पूछा गया, हम लोगों ने देखते रहे इसको बार बार। भागीरथी बीडी, तो ये देव प्रयाग में मिलेगी, ठीक है। तो पीके हम लोगों ने याद किया था, एमआर याद किया था, बीडी याद किया था, और एक कुछ और भी याद किया था, जल्दी से अगर आप बता सकें उसको। तो एक और भी हमने याद किया था, वो क्या था? वो याद किया था डीवी। तो यहाँ पे होती है धौली गंगा, तो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये हो जाएगा वी से विष्णु प्रयाग,
ठीक है, तो देवप्रयाग में दोनों मिलती हैं। गंगा बनी, अब गंगा चली। गंगा की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, दो इन दी सेंस लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो उसको लेफ्ट से यानी कि ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो उसको नीचे से ज्वाइन कर रही हैं। ऊपर से जो ज्वाइन कर रही हैं वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही हैं, फिर ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जो नीचे से ज्वाइन कर रही हैं वो मेजरली है यमुना, सोन और एक और है पुनपुन, जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। ठीक है, तो उसको भी आप छोड़ दीजिए, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यमुना सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर बंदर पुंछ रेंज से निकलती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। हिंडन हो गई, टोन्स हो गई, यमुना को ऊपर से यानी लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती हैं। क्लियर। चंबल की ट्रिब्यूटरीज है बानस, ठीक है, चंबल की ट्रिब्यूटरीज है बानस, काली सिंह, पार्वती और छिप्रा। छिप्रा नदी पे ही आपका उज्जैन स्थित है, महाकालेश्वर जो मंदिर है वो वहीं पे स्थित है, ठीक है, भगवान शिव का। देन अगर हम बात करें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इनको ऑर्डर में लगाने के लिए आपसे कभी कभी पूछ लेता है। कुछ हमारी सिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रयागराज दिख रही होगी, इससे पहले पड़ती है कानपुर, इससे आगे पड़ती है वाराणसी। तो कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ये गंगा के बैंक्स पे सिचुएटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। सोन कहाँ से निकलती है सर? तो सोन निकलती है कहाँ से? अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक के पठार से, जो किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, किस तरह का ड्रेनेज बेसिन बनाता है, आपको बताना है। बानस निकलती है अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की हिल्स हैं, इसके वेस्टर्न साइड से बानस निकलती है। लूनी जो नदी है वो आपकी एक उसमें सेलाइन वाटर है, लूनी डेजर्ट में खो जाती है, यहाँ पे समुद्र में नहीं मिलती है। माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है, माही रिवर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अमरकंटक जो प्लेट्यू है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, क्योंकि यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा, जो कि एक वेस्ट में फ्लो होने वाली सबसे बड़ी नदी है और एक रिफ्ट वैली में फ्लो होती है ये, यानी कि भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा, तापी और दामोदर, हम 3 नदियाँ पढ़ते हैं जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं। दामोदर की अगर बात करें तो ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है, जो खुद गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्लियर। आगे बढ़ें। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप पूरा यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम जो हम पहले देख चुके हैं, और इंडस का रिवर सिस्टम। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि क्या मैंने आपको ब्रह्मपुत्र और इंडस का रिवर सिस्टम पढ़ाया है अभी तक या नहीं पढ़ाया है, एक बार बता दीजिए मुझे, सो दैट उसी हिसाब से मैं आगे चीज़ें लेके चलूँ। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या बराक भी कहाँ है भैया? बराक इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की, बराक है मेघना की ट्रिब्यूटरी। ये पद्मा बन गई यहाँ पे, देन यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आएगी, ब्रह्मपुत्र जमुना कहलाएगी और दोनों मिलके मेघना बन जाएंगी। मेघना को देन ये मीज़ो हिल से निकलने वाली बराक रिवर इसको ज्वाइन करती है, वो गंगा की नहीं, वो मेघना की ट्रिब्यूटरी है बराक, ठीक है। और जो बड़ाकर है वो नो मैं देखूंगी आ चुका है, नॉट येट, ओके, ठीक है। तो आगे मैं आपको ये बता दूंगा, है ना। बराक ध्यान रखना, इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की, वो मेघना की है। बड़ाकर है दामोदर के, बड़ाकर नदी पे हमारे डैम्स हैं, मैथॉन डैम है, तिलैया डैम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि तापी जो नर्मदा है वो विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो होती है, सतपुरा के नीचे तापी फ्लो होती है। Which of the following articles of the Constitution of India protects a person against double jeopardy? तो कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल नंबर 20 है, अनुच्छेद नंबर 20 है, जो किसकी बात करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसको हिंदी में बोलते हैं। 3 क्लॉज है इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला बोलता है नो डबल जियोपार्डी, नहीं, पहला बोलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि आपको उसी कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी जिस समय आपने जो आपने क्राइम किया है उस समय उस क्राइम के लिए जो सज़ा थी वो। दूसरे में दिया हुआ है नो डबल जियोपार्डी, यानी एक क्राइम के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। और इसमें तीसरे में लिखा हुआ है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, विच मीन्स कि आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ या फिर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर हिंदी में बात करें इसको, मतलब अगर पूरा मैं अगर एक्सपैंड करूं तो इसमें लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अनलेस प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हिंदी में बोले तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी और तरीके से किसी व्यक्ति और उसके जीवन को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि सर अगर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ किया गया तो उससे वंचित किया जा सकता है, लिखा तो यही हुआ है। ये बताना है आपको प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहाँ के, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये आपको बताना है। ये वही कंट्री है जहाँ की करेंसी का नाम है येन और जहाँ के
जहाँ के पार्लियामेंट का नाम है डाइट। बताइए। 22 बात करता है किसकी, और 21 के अलावा 21A भी बताइएगा। और एक चीज़ मैंने आपको 21 के रिस्पेक्ट में बताई होगी, 21 एक बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल है। राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट डिलेड जस्टिस, ये सारे राइट, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो 21 के अंदर मिलेंगे। तो वही मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी आपको इस तरह से राइट एकदम से नया दिख जाए, आपने सारे पढ़ रखे हैं अच्छे से, उसके बाद भी कोई एकदम से नया दिख जाए तो 21 मारिएगा, ठीक है। 22 की अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण। 22, 23 और 24 दोनों बात करते हैं किसकी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है इसमें। और 23 की अगर हम बात करें तो इसमें यह दिया हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगारी नहीं की जा सकती। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी नहीं की जा सकती, और बेगारी का मतलब होता है कि किसी से जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है, जिसमें कि आपका ये भी आता है कि आप किसी से मजदूरी करवा रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं लेकिन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पैसे नहीं दे रहे हैं। 24 में क्या दिया हुआ है, 24 में दिया हुआ है कि चाइल्ड क्या नहीं करवा सकते हैं, कि जो बच्चे हैं उनसे मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, यानी कि जो चाइल्ड लेबर है वो प्रोहिबिटेड है। किसमें, हजार्डस वर्क में, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है उनको अगर आप करवा रहे हैं बच्चों से जो खतरनाक काम है तो वो, और या फिर आप स्कूल आवर्स में, मतलब कि नॉन हजार्डस आप वर्क करवा सकते हैं लेकिन वो भी नॉन स्कूल आवर्स में। 14 साल तक के बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल है, सिर्फ 14 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो आपका यूके से आया कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन यार हम कर चुके हैं तो इसको हम हटाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यानी कि इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। 17 तो 2 बार है, वो वाला हम कर चुके हैं, ये करना है। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी दशहरा वगैरह तुम लोगों, कुछ लोग क्या दशहरा आज मनाया जा रहा ना, हमारे यहाँ पे कल मनाया गया था। किस किस के यहाँ पे आज मनाया जा रहा है दशहरा, और किस किस ने जो है मुन्ना सीखो और किस किस ने ईगल सीखो को जो इस्तेमाल किया। क्यों कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, नहीं पता है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ना। कोल ब्लॉक्स आर लोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, पता नहीं। बिल्कुल जापानीज अंतरा विश्वकर्मा ने सही लिखा। जापान में मियाकावी टेक्निक चलती है। मियाकावी क्या है, फॉरेस्ट को उगाने की नई टेक्निक होती है। वहाँ पे रीवा एरा चल रहा है इस समय, रीवा युग। बुक कब आएगी, इसी हफ्ते आ जाएगी, मतलब अगले हफ्ते, कल से, मतलब जो कल वाला हफ्ता है। मेरे यहाँ कल था, अच्छा उड़ीसा में, हाँ उड़ीसा में तो आज है, तो मुझे पता है। कल मनाया है, अच्छा सब क्या कल था। घर में खाए पिए सोते हैं बस, अच्छा सोते हैं बस, अच्छा ठीक है। चलो, तो टिल रिसेंटली इंडिया इम्पोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। मतलब कि अभी तक इंडिया जो है कोल का इंपोर्ट करता था, लेकिन अभी कोल इनमें इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया। भाई अभी ऐसा क्या हो गया है, कोई खदान मिल गई है बहुत बड़ी सी, क्या हो गया ऐसा। तो एकदम आप वियर्ड सा स्टेटमेंट है ये, कि अभी तक तो सेल्फ सफिशिएंट थे, अभी एकदम से क्या हुआ कि मतलब अभी तक तो हमारे पास नहीं होता था कोल, लेकिन अभी एकदम से सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो 3 तो होगा नहीं आंसर यहाँ पे, फर्स्ट 1 ओनली होगा। कमेंट में बताइए कि टर्शरी जो कोल होता है वो कहाँ पे मिलता है इंडिया में, टर्शरी कोल कहाँ पे मिलता है। और कोल को हम क्या बोलते हैं, बरीड सनशाइन बोलते हैं, या फिर ब्लैक गोल्ड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, सॉरी ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ बताइएगा इसमें कि इन दैट इज़ कि हमें पता है कि 4 तरह का, 4 वैरायटी का कोल होता है ऑन द बेसिस कि उसमें कार्बन कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट कितना है। एंथ्रेसाइट, बाइट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 वैरायटी का कोल होता है। इसमें कार्बन कंटेंट होता है 90 to 95%। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 80 to 85% होता है। इसमें अगर बात करें तो इसमें लेस देन 80% या फिर 70 to 80% होता है, और लेस देन 70% है तो उसको पीट बोलते हैं। लिग्नाइट जो फील्ड है, लिग्नाइट कोल वो इंडिया के तमिलनाडु में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। टर्शरी कोल की अगर बात करेंगे तो जो हमारा करबी अंगलोंग प्लेट्यू है, यानी मोस्टली जो मेघालय वाला हिस्सा है, वहाँ पे टर्शरी कोल देखने को मिलता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन, और वो कोल ज़्यादा अच्छा होता है जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है और मॉइस्चर कंटेंट और सल्फर कंटेंट कम होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट. गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रही है. जीरो एक्सेलरेशन ऑलवेज इम्प्लाई जीरो वेलोसिटी. नो. जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम पे हो रहा है. तो अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, दैट डजंट मीन कि वेलोसिटी जीरो है. वेलोसिटी मेरी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है, अभी भी 5 मीटर पर सेकंड है, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो थोड़ी ना है. जीरो एक्सेलरेशन हैज़ नो रिलेशन विद द वेलोसिटी. ऐसा बिल्कुल नहीं. जीरो रिलेशन डज हैज़ रिलेशन विद द वेलोसिटी. अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, त्वरण भी जीरो होगा. त्वरण की ऐसा ये यूनिट क्या होती है जरा बताएंगे? जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरली मीन्स जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट. नो. कैसे आप बोल सकते हैं? जीरो वेलोसिटी का मतलब जीरो एक्सेलरेशन थोड़ी ना होता है. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे. इसका मतलब ये है जैसे कि मैं 5 मीटर पर सेकंड पर चल रहा हूँ, मैंने इसको घटा के 0 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो मेरा एक्सेलरेशन तो है ना कुछ. मैं 5 से 0 पे आ गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ वेलोसिटी पे? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल. एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा पूरे फ्री फॉल में, उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. एक्सेलरेशन क्या होता है? इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी. और एक चीज़ बताएंगे कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें क्या चीज़ यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट रहती है? इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन इज सेक्रेटेड इनटू ब्लड. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है. मतलब ये क्वेश्चन एज पर से नहीं कि यही एकदम लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन मतलब इससे रिलेटेड जो फैक्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है. CAPF के लिए कैसे प्रिपेयर करें? आयुष कुशवाहा, वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसको भी थोड़ा सा छोड़ते हैं. बिल्कुल ठीक है. रिटार्डेशन इक्वल्स टू नेगेटिव एक्सेलरेशन. बिल्कुल. अब थोड़ा सा मैं डीप पे जा नहीं रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन करके ऐसा कुछ होता नहीं है, वो हम देखेंगे बाद में जब पढ़ेंगे. ठीक है. लेकिन अब इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं. कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी? EH स्टार्लिंग ने करी थी डिस्कवरी. ठीक है. नामकरण किया था उन्होंने. विच इज सेक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट. तो हार्मोन जो हैं ये कौन से ग्लैंड रिलीज करते हैं? एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ रिलीज करती हैं और डायरेक्टली सेक्रेट किए जाते हैं ब्लड में. डायरेक्टली इनटू ब्लड, डायरेक्ट सीधे ब्लड में छोड़े जाते हैं. और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो एंजाइम्स रिलीज करती हैं डक्ट के थ्रू. तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो डक्ट में के थ्रू नहीं करते हैं, इसलिए डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है इनको. जैसे कि सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है जरा बताइए? एड्रीनलिन जो हार्मोन है इसको एड्रीनलिन ग्लैंड रिलीज करते हैं, जो कि ऐसे किडनी के ऊपर दोनों कैप के फॉर्म में देखने को मिलते हैं. इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिजीज होगी, कोई बताएगा? तो सेक्रेट इनटू ब्लड विच कंट्रोल्स रेट ऑफ हार्ट बीट. फाइट और फ्लाइट आपने देखा होगा, एकदम से एकदम आप डर जाते हो, एकदम से मान लो अभी आप लेक्चर ले रहे हो. ठीक है. एकदम लेक्चर ले रहे हो, एकदम से तुम्हारा कोई गेट खोल के एकदम बंदूक लेके आ जाए, एकदम हैंडी जप बोले तुमसे, हैंडी जप, तो तुम क्या करोगे? फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाओगे. तुम्हारा जो रेट ऑफ हार्ट बीट है एकदम से शार्प, एकदम जंप होगा. क्यों? बहुत भयंकर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा. एड्रेनलिन रश आपने नाम सुना होगा कि जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं या फिर जब हम पैराग्लाइडिंग करते हैं तो इसमें एड्रेनलिन रश देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें एकदम एक्साइटमेंट होती है, इसलिए हार्ट बीट बढ़ती है इसमें. ठीक है. एड्रेनलिन हार्मोन अगर कम रिलीज होता है तो ध्यान रखिएगा एडिसन्स डिजीज हो जाती है. एडिसन्स डिजीज. तो डिजीज से क्वेश्चन आपसे बन सकता है. थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, जो कि सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी मैं आपसे पूछ रहा था वही होता है. और अगर ढंग से रिलीज नहीं होगा तो ग्वाइटर घेंगा हो जाएगा, यानी कि जो आपकी गर्दन है वो मोटी हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन इसमें होता है. आयोडीन की मात्रा आपकी बॉडी को उतनी नहीं मिल पाएगी. इंसुलिन क्या हार्मोन होता है? इंसुलिन आपका करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट. इसका उल्टा करता है ग्लूकागॉन. इसका उल्टा ग्लूकागॉन हार्मोन करता है, और इंसुलिन इसका उल्टा करता है. इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों रिलीज करते हैं पैनक्रियास. पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैन, वो रिलीज करती हैं इसको. और टेस्टोस्टेरोन आपको पता है मेल सेक्स हार्मोन होता है ये. और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है. ठीक है. अभी मैं आपसे पूछूं अगर ADH की जो प्रॉब्लम है,
मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको स्लीप का प्रॉब्लम है तो आपका हार्मोन कौन सा डिस्टर्ब है? अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो कौन सा हार्मोन आपका मतलब कमी है? अगर आपका मान लेते हैं कि जो क्या बोल सकते हैं उसको, उसको हम बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में जो वाटर बैलेंस है, ठीक है, वाटर बैलेंस है वो अच्छा नहीं है, तो आपका कौन सा हार्मोन का जो है डिसबैलेंस हो चुका है। तो स्लीप अगर आपका है तो मेलाटोनिन, ठीक है, ठीक है, मेलाटोनिन हो जाएगा आपका हार्मोन, ठीक है, मेलाटोनिन, जिसको कि कोई आया है यार गेट पे, रुकिएगा थोड़ा सा, जल्दी से बताता हूँ। तो इसको कौन रिलीज़ करता है? पीनियल ग्लैंड रिलीज़ करता है। ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है। ग्रोथ हार्मोन इसको बोलते हैं पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी। अगर आपका ज़्यादा ग्रोथ हो गया तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एक्रोमेगली, ध्यान रखना। एक्रोमेगली का मतलब होता है ज़्यादा ग्रोथ, और कम ग्रोथ होगा तो उसको डॉफिज्म बोलते हैं, ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ। और वाटर बैलेंस बिगड़ता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, वैसोप्रेसिन इसको बोलते हैं, इसको रिलीज़ करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन करो, आखिरी हम आए जल्दी से, गेट पे कोई आया है ना। हाँ जी, तो फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग द महाजनपद आइडेंटिफाई द गण और संघ। ओलिगार्की को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ओलिगार्की का मतलब होता है जहाँ पे कुछ लोग सरकार चलाते हैं। महाजनपद क्या है? तो महाजनपद ये आप समझ लीजिए 600 बीसी के टाइम पे स्टार्ट होते हैं महाजनपद। महाजनपद एक्चुअली ये माना जाता है कि भाई एक सेंट्रलेशन, यहीं से आपका वैदिक एज शुरू होता है, ठीक है। मैं पता वैदिक एज तो एक्चुअली में पहले शुरू हो जाता है 1500 बीसी से लेके आपका लगभग 600 या फिर 500 बीसी तक चलता है वैदिक एज, जिसमें 1500 से लेके 1000 बीसी तक अर्ली वैदिक होता है और 1000 से लेके 500 तक लेटर वैदिक होता है। ये कौन स्टार्ट करते हैं? माना जाता है एक सेंट्रल एशियन ट्राइब आई थी जिनको हम आर्यंस बोलते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे वो यहाँ पे स्प्रेड होते हैं। और जन का मतलब होता है ट्राइब, जन के जहाँ पद पड़ गए, पैर पड़ गए, वो जनपद हो गया। और अगर आपस में काफ़ी बड़ा एरिया उन्होंने बना लिया, उसको महाजनपद बोलते हैं। तो टोटल 16 महाजनपद थे, जो कि हमें काफ़ी सारे टेक्स्ट से पता चलता है, जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया अंगुत्तर निकाय, ठीक है। सर गन लेके आया था क्या कोई? हाँ गन लेके आया था अब, ठीक है। तो अभी एकदम एड्रेनलिन रश हो रखा है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अच्छा सभी लोग अपना एक एक मोमेंट बताएंगे जब तुम्हारा एड्रेनलिन रश हुआ था, ठीक है, एक एक मोमेंट बताइए जल्दी से। अंगुत्तर निकाय। और हमारा एक अष्टाध्यायी की जो पनिनी है, पनिनी आपको पता है ना, संस्कृत ग्रामर का एक टेक्स्ट है जिसको कि अष्टाध्यायी ने लिखी थी, ठीक है। सॉरी, अष्टाध्यायी को पनिनी ने लिखा था, आई एम रियली सॉरी, अष्टाध्यायी को पनिनी ने लिखा था। तो अष्टाध्यायी, तो इसमें भी जनपद, काफ़ी सारे जनपद के बारे में मैंशनड है। अब इसमें से वज्जी जो थी, जिसकी कैपिटल वैशाली थी, वो आपका एक ओलिगार्की था। ओलिगार्की के इसके अलावा कुरु था, कंबोज था, मल्ल था और अस्सक या फिर असमक था। तो ये आपके ओलिगार्की थे। बाकी या फिर रिपब्लिक थे, वज्जी, कुरु, कंबोज, मल्ला, असमक, ये रिपब्लिक थे। बाकी सब रिपब्लिक नहीं बल्कि मोनार्की थे। यहाँ पे से और क्या क्वेश्चन बनता है कि इनकी कैपिटल क्या थी, ठीक है, इनकी कैपिटल क्या थी, इससे क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल कौन था और क्यों था, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो अंगा की कैपिटल चंपा थी, मगध की राजगीर, ठीक है, पहले तो राजगीर थी, देन पाटलिपुत्र। किसने कैपिटल को शिफ्ट किया था? रिजल्ट है व्हेन शी रोट अ लेटर। अच्छा 40 महाजनपद नहीं, एक सरकार 40 महाजनपद नहीं 40 जनपद थे अष्टध्यायी के पनिनी में, ठीक है। हाँ, एड्रेनलिन रश ड्यूरिंग अ बैड ड्रीम, अच्छा, एट ए जाइंट व्हील ब्रिज मल्ला, ठीक ठीक। लाइफ ही हमको मोमेंट का ऐसा कोई सुख नहीं दिया। अच्छा, काशी की काशी, वत्स का कौसाम्बी, ये हम लोगों ने याद किया था कैसे कि हे वत्स हे वत्स तुम्हें रोज़ मौसम्बी का जूस पीना है, ऐसे करके मतलब कुछ भी रिलेट कर लो, ठीक है। कौशल,
श्रावस्ती, सुरसेन, मथुरा। ठीक है, इसको भी हमने कुछ याद किया था, कुछ हम लोगों ने रिलेट करके, याद आ रहा है किसी को? पंचाल, कंपिल्य, फिर ऐचित्य, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराट कोहली अपने माता को बहुत है ना प्यार करते हैं, तो इस तरह से मत्स्य, विराट नगर, छेदी, बांदा, अवंती, उज्जैन या फिर महिष्मती, गंधार, तक्षशिला, कंबोज, पुंछ, अस्मक या फिर अस्सक, प्रतिष्ठान या फिर पैठान। यहीं पे तो क्या था आपका, इस यही कैपिटल थी किसकी, जो हम लोगों ने कल डायनेस्टी पढ़ी थी, जिसके फाउंडर थे सिमुख और सबसे पावरफुल रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। फिर कोई आ गया, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी तो फाउंडर था, फाउंडर मतलब कौन सी डायनेस्टी थी, सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, वज्जी की वैशाली कैपिटल थी और मल्ला की कुशीनारा। सबसे पावरफुल थे इसमें मगध। मगध किस नदी के साउथ में स्थित था? पावरफुल ये क्यों था? क्योंकि अपनी कैपिटल जो थी, इसकी जो कैपिटल थी वो 5 हिल्स के अराउंड मतलब से घिरी हुई थी। और राजगृह से पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट करी थी? उडाइन ने। उडाइन किसका बेटा था? तो बिम्बिसार, पहली जो डायनेस्टी आती है मगध में वो हरनका थी। हरनका में पहला था बिम्बिसार। बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उडाइन। ठीक है, तो उसने, और बिम्बिसार को हम किस लिए जानते हैं, कोई बताएगा? और मगध साउथ ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर के साउथ में स्थित था आपका मगध। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और ये क्योंकि इतने फर्टाइल लैंड में था जो मगध था, और क्योंकि इसके पास बहुत नंबर ऑफ एलिफेंट थे, इसलिए ये काफ़ी पावरफुल था मगध। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कैपिटल ध्यान रखिए, कैपिटल से अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। लेक्चर होता है ख़त्म यहाँ पे, और सारे जितने प्रीवियस लेक्चर के 100 नोट्स थे वो आपके टेलीग्राम पे अपलोडेड हैं। तो टेलीग्राम से आप इन सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और आज का भी लेक्चर के जैसे नोट्स आएंगे तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा। लॉरेंस बिश्नोई आया सर, अच्छा। एंटियोकस से वाइन वगैरह, ना 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 ना, बस यहीं तुमने गलती कर दी, यहीं आपने गलती कर दी आरती जी। बिम्बिसार था वो जिसने एंटियोकस 1 जो सीरिया का रूलर था उससे वाइन वगैरह मंगवाई थी, फिलोसफर। बिम्बिसार को जानते हैं क्योंकि इसने एक फिजिशियन को भेजा था अवंती के जो रूलर थे उनके पास। अवंती सेकंड पावरफुल था मगध के बाद। ठीक है, 10 का आंसर एक बार रीचेक कर लीजिए। रेयर अब जाना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड देखता हूँ आके, एक सेकंड। हाँ जी, तो इसमें क्या दिक्कत थी? ग्रोइंग टू और मोर, इंटरक्रॉपिंग होगा ना, मैंने बताया भी तो, इंटरक्रॉपिंग हो गया आई थिंक। इंटरक्रॉपिंग होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक मैंने बताया भी यही होगा आपको। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? जब आप ऑल्टरनेट मतलब इस तरह से ग्रो करते हो एक के बाद एक, ऑन द सेम फील्ड बट डिफरेंट रोज। ठीक है, इसको इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे। ठीक है, जीवक डॉक्टर, जीवक फिजिशियन था, डॉक्टर बोल लो फिर जो भी बोल लो। जीवक वॉज अ फिजिशियन जिसको कि भेजा था अवंती के जो रूलर थे उनके पास। भले उन दोनों के बीच रिलेशन सही नहीं थे लेकिन फिर भी भेजा था। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग इसका आंसर होगा। राइट सर, मेलाटोनिन एंड एटीएच थोड़े सही फंक्शन नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प। मेलाटोनिन एंड एटीएच थोड़े सही फंक्शन नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प। तो ये मैं क्या हेल्प करूँगा? डॉक्टर से पूछो ना क्यों क्या दिक्कत है। मैं क्या डॉक्टर हूँ क्या? क्लास 6 एंड 7 की नोट्स कब तक मिलेगी? मोस्ट प्रॉब्ली आज मिल जानी चाहिए, जैसे मुझे मिलते हैं मैं तुरंत अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, सर भाई वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे नोट्स आपके। ठीक है,
ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको परमानेंट से टेलीग्राम पे तुरंत मिल जाएगी। अभी तुरंत नोट्स की मैं बात करूँगा, थोड़ी देर में मिलेंगे। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, और मिलते हैं अब अगले सैटरडे और संडे को, ठीक है, अगले निट्टो लेक्चर के साथ। आई थिंक अब किसी को कोई डाउट वगैरह नहीं है, वो सॉन्ग्स मैंने बता दिया था वहीं पे। थैंक यू दीपंकर सर, हुक्का भर दूँ? अच्छा चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। कंप्यूटर की क्लास 8:30 बजे आई थिंक शेड्यूल्ड होगी, तो 8:30 होगी, देख लीजिएगा एक बार टाइम। आई थिंक 8:30 शेड्यूल्ड है, एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। एक सेकेंड, 8:30 ही है, ठीक है, तो 8:30 आपकी क्लास होगी कंप्यूटर की। थैंक यू।